आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम लोगों ने बातचीत जो दलित साहित्य पर शुरू की थी, उस पर आज के एपिसोड में हम लोग उसी आत्मकथा वाले प्रसंग को ही आगे बढ़ाएंगे थोड़ा-सा। उसमें प्रॉब्लम्स किस तरह की और हैं और रहनी चाहिए या क्या छूट रहा है। पहली चीज़ तो ये और इसका संबंध दलित आलोचना से भी जो विकसित हुई है इस बीच में। मैंने पिछली बार आपसे ये बात रखी थी पिछले एपिसोड में कि दलित लेखक जो है वो समुदाय से बांध कर देखता है। समुदाय के भावों की, विचारों की अभिव्यक्ति करता है और उसमें जो क्राइसिस है कि वो एक तरह से उसने प्रतिस्पर्धी भाषा विकसित की है लेखन में। ये ऐसी भाषा है जो धर्म और सांप्रदायिकता दोनों से प्रतिस्पर्धा करती नजर आती है और ये जो भावबोध है ये उसे ब्रिटिश पीरियड में ये भाषा विकसित हुई थी, इस तरह की प्रतिस्पर्धी भाषा, ये उसे वहां से मिली है विरासत। उस परम या हम ये कहें ब्रिटिश विरासत में जो भाषा निर्मित हुई थी, उसको उसने अपने यहाँ विकसित किया। ये एक उसका सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट है जिस पर कायदे से बात की जानी चाहिए। ये जो दलित लेखक है जो आत्मकथाएं लिख रहे हैं, ये भक्ति आंदोलन के लेखकों की भाषा का निषेध करते हैं। भक्ति आंदोलन के लेखक समुदाय से जोड़ के अपने को नहीं देखते। वे मनुष्य के रूप में देखते हैं, भक्त के रूप में देखते हैं और उनका जो मुख्य कंसर्न है वो भक्ति है और प्रेम है। और ये प्रेम का होना दलित लेखकों के यहाँ ये एक बहुत बड़ी ताकत है जो कि उस दौर के लेखन में है। तो ये जो प्रेम की भाषा है ये एक तरह से साहित्य की सीमाओं का उल्लंघन भी करती है, अतिक्रमण भी करती है, वो उसके बाहर जाती है। और ये जो प्रेम की भाषा है जिसका कि उन्होंने इस्तेमाल किया, ये सत्ता के वर्चस्व को नहीं मानती। और ये जो कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज है जिसमें कि दलित साहित्यकारों ने बड़े पैमाने पर आत्मकथाएं लिखी हैं, उसकी ये मुश्किल यह है कि वो सत्ता के सामने चुनौती ही नहीं देती। वो समुदाय की भाषा के दायरे में, समुदाय की चेतना के दायरे में वो घूमती रहती है। और ये सत्ता की भाषा या प्रतिस्पर्धी भाषा, इसके साथ में जो फ्रेमवर्क है ये ज्योतिबा फुले के यहाँ भी था और ये भीमराव अम्बेडकर के यहाँ भी था और इन दोनों का उस जमाने की सत्ता के साथ में गहरे संबंध थे। तो ये भाषा जो है प्रतिस्पर्धी भाषा, ये भाषा तो उस जमाने में फुले के पास भी थी और अम्बेडकर के पास भी थी, लेकिन इस भाषा ने सत्ता के वर्चस्व को चुनौती नहीं दी। तो जब हम बात करें दलित लेखकों के बारे में, तो ये जो भाषा और भाषा की जो विचारधारात्मक भूमिका है, इस पहलू को ध्यान में रखें। और ये जो कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज है, ये सिर्फ वही नहीं बोलते थे ज्योतिबा फुले और अम्बेडकर, वो मायावती भी बोलती हैं और दूसरे लोग भी बोलते हैं जो दलित लेखक आलोचक हैं या नेता हैं। कारण क्या है कि ये जो समुदाय की जो भाषा है, जो कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज है, ये अपील बहुत करती है, लेकिन साथ साथ सामाजिक भेद पैदा करती है। जबकि प्रेम की जो भाषा है, जो कि कबीर के यहाँ है, जो कि रैदास के यहाँ है, दादू के यहाँ है,
प्रेम की जो भाषा है वह भेदों को नष्ट करती है। यही बुनियादी वजह है कि भक्ति आंदोलन के जो दलित लेखक हैं, आलवार संतों में भी दलित लेखक थे, उनका व्यापक इंपैक्ट हुआ पूरे देश में। उन्होंने पूरे देश के भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया। नॉर्थ इंडिया में भक्ति आंदोलन के जो दलित लेखक हैं, सिद्धनाथों में जो दलित लेखक हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान की जनता को और उनके मूल्य व्यवस्था को प्रभावित किया, और उनकी रचनाएं पूरे देश में जनप्रिय बनी। और इसकी तुलना में आप देखिए, आप इसकी तुलना में देखिए, आप ज्योतिबा फुले का इंपैक्ट देखिए, कहां हुआ इंपैक्ट, महाराष्ट्र तक सीमित। अंबेडकर का इंपैक्ट कहां तक हुआ, आप देखिए उसे। उसी तरह आप ये देखिए कि मायावती की भाषा का इंपैक्ट कहां तक होता है, सीमित क्षेत्र तक। तो ये जो प्रतिस्पर्धी भाषा या समुदाय की भाषा, ये इस भाषा की मुश्किल यह है कि ये एक एरिया विशेष का अतिक्रमण नहीं कर पाती, जबकि प्रेम की भाषा अतिक्रमण करती है और भेदों को नष्ट करती है। और यही वजह है भक्ति आंदोलन के कवि जो दलित लेखक थे, वो बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय साहित्य की धारा को प्रभावित करते हैं। अभी के जो जितने भी दलित लेखक हैं, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, उनका राष्ट्रीय साहित्य पर कोई असर नहीं है। ऐसा नहीं इसका असर नहीं है तो इससे वो छोटे हो जाते हैं, लेकिन ये वास्तविकता है, कोई असर नहीं। कारण यह है कि जो प्रेम की भाषा है वो सामाजिक बंधन में बांधती है, और जो समुदाय की भाषा है वो सामाजिक दरार पैदा करती है, या हम ये कहें जाति जाति के बंधनों में बांधती है। और ये वजह है कि कबीर, रैदास, दादू, इन लेखकों का राष्ट्रीय असर दिखाई देता है। वहीं ज्योतिबा फुले और अंबेडकर का सामाजिक स्वीकृति तो है उसकी, लेकिन वह प्रेम की भाषा नहीं है। एक और चीज है जो कि बहुत समझने की चीज है, वो ये कि प्रेम कोई ऐसा कोई साइकोलॉजिकल चीज नहीं है, बल्कि इसमें हार्दिक बंधन, हार्दिक एकीकरण केंद्रीय रूप से भूमिका अदा करता है। और हार्दिक बंधन जो है वो अपने आप में ज्यादा पावरफुल है। और यही वजह है कि जो मध्यकाल है वहां प्रेम का विमर्श बहुत महत्वपूर्ण विमर्श है, और आधुनिक काल में भी प्रेम का विमर्श बहुत ही महत्वपूर्ण विमर्श है। प्रेम के विमर्श में सैकड़ों हजारों विषयों की आप चर्चा कर सकते हैं। प्रेम की भाषा में सैकड़ों हजारों विषयों की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज में या समुदाय की भाषा में सीमित विषयों की चर्चा कर सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि अभी जो प्रेम का जो विमर्श है उसने उसका अनुकरण बहुत होता है, या हम ये कहें कि स्टीरियोटाइप रूपांतरण उसका बहुत होता है, इस्तेमाल बहुत होता है। और इस स्टीरियोटाइप ने उसको एक तरह से प्रेम की भाषा को अपदस्थ कर दिया है। और स्टीरियोटाइप प्रेम का विकसित करने में मास मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है, सिनेमा की बहुत बड़ी भूमिका है, हिंदी सिनेमा की बहुत सबसे बड़ी भूमिका है। और इसका एक परिणाम ये निकला है कि अब इसका साइड इफेक्ट बता रहा हूं मैं आपको, कि अब विश्लेषण नहीं होते, चूंकि अब प्रेम की भाषा तो अब नहीं है, लेकिन अब प्रेम की भाषा का अनुकरण है। प्रेम नहीं है लेकिन प्रेम का अनुकरण है चित्रण में, या स्टीरियोटाइप या रूढ़िबद्ध प्रस्तुतियां हैं उसकी, या प्रेम का निर्मित यथार्थ है जो रचनाओं में व्यक्त होता है। और इसने जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी की है वो ये कि उसने साहित्य क्षेत्र से
आलोचना या विश्लेषण को एकदम विदा कर दिया है और उसकी जगह अब सिर्फ राय आती है। लोग ओपिनियन देते हैं अपनी, खाली विश्लेषण नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसकी जो भाषा के साथ जुड़ी हुई जो आंतरिक गुत्थी है, मनोवैज्ञानिक गुत्थी, वो अब आती ही नहीं है, क्योंकि वहां स्टीरियोटाइप प्रस्तुति है, उसमें वो आएगी कहां से? पहले का लेखक संरचनाओं में शामिल था, जुड़ा हुआ था, उनसे मुठभेड़ कर रहा था और फिर प्रेम की भाषा लिख रहा था। और ये जो निर्मित यथार्थ की जो प्रेम भाषा है, इसका जो लेखक है वो संरचनाओं से जुड़ा हुआ नहीं है, वो यथार्थ से मुठभेड़ करता हुआ नजर नहीं आता। भक्ति आंदोलन के लेखक जो प्रेम से लड़ भी रहे थे, प्रेम कर भी रहे थे, प्रेम से लड़ भी रहे थे। एक अन्य चीज है, वो ये कि ये जितनी दलित कथाएं हैं, आप इनमें प्रेम नहीं मिलेगा, वहां गुस्सा मिलेगा, वहां सामाजिक संबंधों में टकराहट मिलेगी, लेकिन प्रेम गायब है। विभिन्न किस्म की सामाजिक संरचनाएं मिलेंगी, लेकिन उन संरचनाओं से जुड़ी हुई संवेदनाएं और संवेदनात्मक अनुभूति गायब। यही वजह है कि जो दलित साहित्य हम पढ़ते हैं या जो आत्मकथाएं हम पढ़ते हैं, वे हमारी संवेदनाओं को स्पर्श नहीं करती। इन दलित आत्मकथाओं में सूचनाएं तो होती हैं, लेकिन ये सूचनाएं संवेदनाओं को स्पर्श नहीं करती। और ये जो संवेदनाओं से स्पर्श न करके जो लिखी जा रही भाषा है, वो एक्चुअल में कंप्यूटर के इंपैक्ट की भाषा है, ये प्रिंट मीडिया के इंपैक्ट की भाषा नहीं है। इस अर्थ में दलित आत्मकथाओं का कंप्यूटर युग और कंप्यूटर कल्चर, उससे बहुत गहरा संबंध है। और वहीं से ये जो आ, स्टीरियोटाइप चित्रण की जो प्रवृत्ति है, वो वहीं से विकसित हुई है, जो सिनेमा में भी आई और दूसरी जगह भी आई। सिनेमा में पहले आई, तो अब हमारे यहाँ प्रेम पर बातें होती हैं, तो वो प्रेम की भाषा में और स्पर्श करने वाली भाषा में बात नहीं होती, बल्कि स्टीरियोटाइप ढंग से बातें होती हैं। तयशुदा इमेज के इर्द गिर्द सारा प्रेम का व्यापार चलता रहता है, वो व्यक्तियों में भी चलता रहता है। और इस पूरे के पूरे कार्य व्यापार को जो ईंधन देने का काम है, वो कुंठाएं करती हैं, अहंकार करता है, हताशा करती है, अविश्वास करता है, ये सारा का सारा ये ईंधन उसमें भरा होता है। तो आप जो स्टीरियोटाइप प्रेम देखते हैं फिल्मों में और दूसरी जगह, वहां ये टेंडेंसी अहंकार की, कुंठा की, हताशा की, अविश्वास की, ये टेंडेंसी आपको प्रेम में दिखाई देगी। ये प्रेम में अब सामाजिक जीवन में भी आई, क्योंकि वह प्रेम तो था ही नहीं, वहां स्टीरियोटाइप प्रेम था। यही वजह है कि बड़े पैमाने पर प्रेम टूट रहे हैं। हाँ, आत्मकथा जो लिखी जा रही है उनमें संरचनाओं को बड़े सुव्यवस्थित ढंग से पेश किया जा रहा है, सजा संवार के पेश किया जा रहा है। तो वे ये ध्यान रखते हैं कि ये दौर जो है प्रस्तुति के महत्व का दौर है, तो वे हर चीज बहुत ही सजा संवार के पेश करते हैं, तो वहां भाषा भी सजी संवरी होती है एकदम, उसके बहुत ही शानदार रूप दिखाई देंगे। और ये जो स्टीरियोटाइप प्रेम विकसित हुआ है, इसमें ये तो अब कंप्यूटर की वजह से, इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, अब तो ये लार्ज स्केल पर आ गया हमारे बीच में।
तो अब प्रेम की भाषा में लोग नहीं लिख रहे हैं, बल्कि व्याकरण लिखा जा रहा है। या हम ये कहें कि वे प्रेम विमर्श की भाषा में नहीं लिख पाते, बल्कि व्याकरण मनुष्य के रूप में वो लिख रहे हैं। यहां भाषा के जरिए सारी गतिविधियों का ब्यौरा डिटेल्स में आप पाएंगे, लेकिन संवेदना कहीं नहीं पाएंगे, अनुभूति कहीं नहीं पाएंगे। भाषा स्पर्श नहीं करेगी आपके मन को, हृदय को। यहां भाषा में सिर्फ एक्शन है, या भाषा ही एक्शन के तौर पर आती है। और ये जो विवरण है, ये विवरण हमें डिस्टर्ब ज्यादा नहीं करते। यही वजह है कि ये आत्मकथाएं हमारा विरेचन भी नहीं करती। दलित लेखक जब भी आत्मकथा लिखते हैं तो अपनी बात को वैध बनाने के लिए, पुष्ट करने के लिए लिखते हैं। वे प्रेमी की तरह नहीं लिखते, बल्कि एक विचारक की तरह लिखते हैं। और ये बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, इसके चलते होता यह है कि वे पाठक का दिल तो नहीं जीतते, लेकिन विचार और विवरण जरूर पाठक को वे मुहैया कराते हैं। तो इससे पाठक की जानकारी में तो चीजें आती है, लेकिन पाठक सचेत नहीं बनता। क्योंकि सचेतनता जो है वो प्रेम से आती है, स्टीरियोटाइप प्रस्तुतियों से नहीं आती। अगर, ये मेरी राय है कि अगर वो प्रेम की भाषा में लिखें तो उसका इंपैक्ट कुछ और होगा। एक और चीज है, ये चीज सीखनी चाहिए उन लोगों से जिन लोगों ने प्रेम की भाषा में अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं। ये रिदिम, ये संवेदनशीलता, ये सीखनी चाहिए। एक और चीज है, भक्ति आंदोलन के कवियों के एक्शन महत्वपूर्ण है, भाषा महत्वपूर्ण नहीं है। यहां भाषा महत्वपूर्ण है, एक्शन महत्वपूर्ण नहीं। भक्ति आंदोलन में कभी ये नहीं सोचते किसने क्या कहा, उनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि प्रेम तो जो है भाषा में नहीं बोलता, वो तो एक्शन में बोलता है, तो वहां जो है वो लेखक एक्शन में नजर आता है। और यही भक्ति आंदोलन के दलित लेखकों की ताकत है, उनकी भाषा की ताकत। अगर इस पर्सपेक्टिव से देखें तो भक्ति आंदोलन के दलित कवियों की भाषा, जो प्रेम की भाषा है, उसकी तुलना में आधुनिक काल के दलित लेखकों की आत्मकथाओं की भाषा अनुदार भाषा है, एक तरह से स्टीरियोटाइप भाषा है। भक्ति आंदोलन के कवि उदार थे। आधुनिक काल के जो दलित लेखक थे वो उनकी तुलना में उदार नहीं है, बल्कि अनुदार है। एक अन्य चीज है जिस पर के कायदे से हम लोग सोचें, ये तो महत्वपूर्ण है ही कि इन दलित आत्मकथाओं का इम्पैक्ट तो हुआ है साहित्य पर, हिंदी साहित्य पर, हिंदी के विभागों में। जनरल साहित्य पर क्या इम्पैक्ट हुआ है हम नहीं जानते। जैसा कि मेरा मानना है कि वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उसका नहीं हुआ है। हाँ, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में उन्होंने एक स्पेस क्रिएट किया है। लिटरेरी जो पठन पाठन, उसमें उन्होंने स्पेस क्रिएट किया है, उस स्वीकृति अर्जित की है। ये बात जरूर हुई है। दूसरी बात यह हुई है कि भक्ति आंदोलन कभी तो पॉलिटिक्स नहीं करते। ये दलित आत्मकथाएं वो दलित राजनीति का अभिन्न हिस्सा हैं। उनके लिए दलित राजनीति की परंपरा
समसामयिक परंपरा वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप देखेंगे कि दलित लेखकों का सामान्य झुकाव वो दलित राजनीति की ओर होता है और वो स्वाभाविक है, वो गलत नहीं है। ये जो दलित लेखक है ये अतीत में नहीं जाना चाहता, वो समसामयिक जीवन से जुड़ा रहना चाहता है, समसामयिक राजनीति से जुड़ा रहना चाहता है। अतीत का मूल्यांकन करने की इसकी कोई इच्छा नहीं। यही वजह है कि दलित आलोचना परंपरा पर, दलित लेखकों की परंपरा पर कम से कम चर्चा करती है और दलित लेखक कम से कम चर्चा करते हैं, वो नाम भर लेते हैं। वे इसकी कम से कम चर्चा करते हैं कि दलित लेखकों का मध्यकाल में किस तरह का अन्य लेखकों पर असर था। जैसे मैं आपसे कह चुका हूं कि भारत में तो लेखन का प्रारंभ वो दलित से हुआ। क्या दिक्कत है इस बात को स्वीकार करने में कि वेद व्यास और वाल्मीकि दोनों दलित थे और दोनों ने महान एपिक रचनाएं लिखी जिन्होंने के 1800 वर्ष तक समूचे साहित्य जगत को प्रभावित किया। कॉम्पिटिटिव भाषा नहीं थी। एक अन्य चीज है, हम ये जानना चाहते हैं कि और विचार करना चाहिए कि मध्यकाल के लेखकों को दरकिनार करके, प्राचीन काल के दलित लेखकों को दरकिनार करके क्या दलित साहित्य का कोई इतिहास बोध या इतिहास दृष्टिकोण बनाया जा सकता है? नहीं। तो फिर दलित दलित आलोचना इस पर ध्यान क्यों नहीं देती? ये दलित आलोचना निजी जीवन के वृत्तांतों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, उसके आगे जाती ही नहीं है। कहने के लिए दलित लेखक ये बताते हैं कि वे अपने निजी जीवन के वृत्तांत इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जिससे उनका सामाजिक पारिवारिक अलगाव जो समाज के साथ है वो खत्म हो, या जो दलितों के प्रति जो सामाजिक अज्ञानता है वो दूर हो या कम हो। निश्चित तौर पर ये दोनों काम इन दलितों की आत्मकथाओं ने किया है। यह भी सच है कि दलित साहित्य के और दलित आत्मकथा के आने के बाद में साहित्य की अवधारणा में परिवर्तन आया है, यह सच है। लेकिन एक बड़ा सच है, बड़ा सच यह है कि जो आधुनिक काल आया तो आधुनिक काल में साहित्य के केंद्र में भगवान की जगह मनुष्य को प्रतिष्ठित करने का काम भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। और दिलचस्प बात यह है कि उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया कि साहित्य से ईश्वर की विदाई हो चुकी है, कोई हल्ला भी नहीं हुआ इस पर। किसी ने सोचा भी नहीं कि साहित्य से ईश्वर कैसे विदा हो गया। वे लोग जो कुछ महसूस करते गए, देखते गए, उसे लिखते गए और इसने साहित्य से ईश्वर की विदाई कर दी और मनुष्य को प्रतिष्ठित कर दिया या यथार्थ को केंद्र में लाई खड़ा कर दिया। और ये जो घटना है ये एक संदेश देती है, एक समझ देती है, वो ये कि ये जो नया लेखक है ये समाज का दर्शक है, ऑब्जर्वर है। और ये ऑब्जर्वर के नाते ही लिखता है। इसीलिए ये प्रश्न उठता है कि लेखक किस तरह लिखते हैं और लिखे तो क्यों लिखे। ये दोनों चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये जो लेखन का जो ढर्रा भारतेंदु युग से विकसित हुआ था उस ढर्रे को एक झटका इन दलित लेखकों ने दिया। खासतौर पर आपातकाल के बाद बड़े पैमाने पर हिंदी में दलित साहित्य का विकास और प्रसार होता है।
और ये जो दलित लेखक हैं इस मामले में क्रांतिकारी हैं कि ये जो प्रचलित ढर्रा था साहित्य का उसे ये स्वीकार नहीं करते। वे बार बार ये कहते हैं कि जो कहा जा रहा है उसमें वजन कम है, और वे जो कह रहे हैं उसमें वजन ज्यादा है, और जो कहा जा रहा है उसमें दलितों की उपेक्षा हुई, और ये बात एकदम सच है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो गैर दलित लेखक थे उन्हें दलित के जीवन का ज्ञान ही नहीं था, तो लिखते कहां से? कफन कहानी के पैटर्न पर तो कहानियां लिखी ही नहीं गई। प्रेमचंद जानते थे दलितों के जीवन को, तो प्रेमचंद की रचनाओं में दलित दिखाई देते हैं, बाकी लेखक नहीं जानते थे। और यही वजह कि वे देख नहीं पाए, इसलिए नहीं कि वो सवर्ण थे। ना, ना। एक अन्य चीज और महत्वपूर्ण चीज वो ये कि ये दलित लेखन है, इसने कई स्तरों पर चुनौतियां दी हैं। उसने पहली चुनौती तो अंतर्वस्तु के स्तर पर दी है। पूरे साहित्य के अंदर जो अंतर्वस्तु प्रचलन में थी, जो विषय प्रचलन में थे, उन सबको एक तरह से उसने चुनौती दी है। वे यथार्थ के उन विषयों को लेकर आए जिन पर के लेखक विचार ही नहीं करता। दूसरी चुनौती उन्होंने शैली के स्तर पर दी। वे जिस शैली में लिखते हैं उस शैली में साहित्य नहीं लिखा जाता था, तो एक नई शैली को जन्म देते हैं। और वे जो प्रचलित जो समीक्षा की जो पद्धति है, शैली है, उसको एकदम अस्वीकार करते हैं। यहां वे इस मामले में मैं की शैली में वो लिखते हैं, और मैं की शैली को ही प्रामाणिक मानते हैं। मतलब उनमें जो लेखन का जो बुनियादी मंत्र है वो ये मैं ये हूं, और मैं ये हूं के आधार पर ही पूरे दलित साहित्य की इमारत खड़ी की गई है। और इस क्रम में जो चीज आगे विकसित हुई मैं ये हूं में, वो ये कि मैं जो कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, उसे मानो। मैं जो बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, इसे नतमस्तक होकर स्वीकार करो। ये भावबोध साहित्य की जो प्रचलित धारा थी उसमें नहीं था, या मुख्य धारा का जो साहित्य था साहित्य का, उसमें नहीं था। यही वजह कि दलितों ने भिन्न विषय, भाषा और शैली साहित्य में हमें दी, और ये एकदम नई सृष्टि थी और नई उपलब्धि थी। दलित उस यथार्थ को हमारे सामने लाता है जिसको हम जानते नहीं थे, जिसके प्रति हम अनजान थे, जिस पर हम विश्वास नहीं करते। और ये बहुत साधारण घटना नहीं है। पुराने जमाने के लिटरेचर में जो प्रचलन में था उसमें एक नियम था कि साहित्य में कि जो कहा जा रहा है उसे मान लो। पुराना यदि नापसंद है, अप्रासंगिक है, रूढ़ है, तो उसे छोड़ दो। पुराने भेदभाव को त्याग दो, और नया जो कहा जा रहा है उसे मान लो। जो वायदा किया जा रहा है, जो आश्वासन दिया जा रहा है, उस पर विश्वास करो। गैर दलित लेखक यह भी कहते थे कि पुराने जमाने में जो भी भेदभाव रहे हो आज तो नहीं है, अतः पुराने जाति भेद को भूलकर नए साहित्य और आधुनिक साहित्य को मान लो, स्वीकार करो। और ये जो आधुनिक साहित्य है ये भेदों को नहीं मानता, इसलिए तुम भी आधुनिक साहित्य को मान लो। और ये जो पूरा का पूरा नजरिया है, इससे दलित लेखकों की टकराहट है, मुठभेड़ है।
वे कहते हैं कि ये जो प्रचलित मुख्य धारा का साहित्य है वो इस लाइन पर है कि भेदों को भूल जाओ, साहित्य लिखते जाओ। और ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। एक अन्य चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है, ये पूरे पूरे कॉन्सेप्ट को वे चुनौती देते हैं। पहला जो ये मुख्य धारा का लेखक है, ये सवर्ण लेखक है, उस लेखक की मुश्किल ये है कि उसके पास में एक परंपरा, एक एथोस है, और वो उसका बार बार जिक्र करता है, लेकिन दलित लेखक के पास में कोई एथोस नहीं है, कोई परंपरा नहीं है अपनी। वो हाशिए पर है, तो वो हाशिए पर ही खड़े होकर चीजें देख रहा है और अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है। और यही वजह है कि वो परंपरा और इतिहास इनमें जाने के लिए तैयार नहीं। जबकि मैं इस बात को बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं कि दलितों की भी एक परंपरा रही है लेखन की। दलितों में भी मध्यकाल में, प्राचीन काल में इंटेलेक्चुअल हुए हैं। उस एथोस को नए सिरे से परिभाषित किया जाना चाहिए, नए सिरे से उसकी व्याख्याएं तैयार की जानी चाहिए दलित दृष्टिकोण से, और जो आलोचना के बहुत सारे नए स्कूल हैं उनकी रोशनी में। जो प्रचलित जो तरीका है देखने का, उससे वो एथोस, उसमें छुपा हुआ दलित और दलित का मन, दलित की भाषा, वो समझ में नहीं आएगी। उसके लिए नए दृष्टिकोण की जरूरत है, और ये नया दृष्टिकोण निश्चित तौर पर परंपरा में मुठभेड़ किए बिना आप अर्जित नहीं कर सकते। आपके पास में जो कुछ है वो परंपरा से निकल के ही आया है। दलितों में जो लेखन की परंपरा है वो पहले से चली आ रही है, पहली बार नहीं है कि आधुनिक काल में, आजादी के ये इमरजेंसी के बाद में बड़ी संख्या में दलित लेखकों का उभार आता है। ऐसा नहीं है। दलित लेखक लगातार लिखते रहे, वो बात दूसरी है कि हमने उन्हें कभी नोटिस नहीं लिया। वो हर कालखंड में लिखते रहे। वो फ्रीडम मूवमेंट के दौरान भी लिख रहे थे, फ्रीडम मूवमेंट के पहले भी लिख रहे थे, ब्रिटिश शासन के दौरान भी लिख रहे थे, ब्रिटिश शासन के पहले भी लिख रहे थे। तो परंपरा को और दलित एथॉस को, दलित लेखकों के इतिहास को कम करके नहीं देखना चाहिए, उससे जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। उसका नए सिरे से आधुनिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन करने की जरूरत है। यही वजह है कि मैंने भाषा का सहारा लेके कुछ बातें आधुनिक दलित और प्राचीन दलित के बीच में जो फर्क है उसको लेके मैंने रखी। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।